हेलो फ्रेंड्स, राजपथ जी के जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आरआरबी के आने वाले एग्जाम टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन, एएलपी, आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ में आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो साइंस संबंधी पार्ट के लिए क्लास बहुत ही यूजफुल रहेगी। प्रश्न संख्या 1, भारत में हरित क्रांति को सफलतापूर्वक निष्पादित करने का श्रेय है। हरित क्रांति से संबंधित कौन है ये बताना। ऑप्शन फर्स्ट है सत्येंद्र नाथ बोस, ऑप्शन 2 है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ऑप्शन 3 है एमएस स्वामीनाथन, ऑप्शन 4 है हरिश्चंद्र। तो किसका संबंध हरित क्रांति से है? ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा, एमएस स्वामीनाथन का। आरआरबी 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 2, कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में बीवर के रूप में जाना जाता है? कर्तन दहन कृषि है और उस प्रणाली को किस राज्य में बीवर के नाम से जाना जाता है ये बताना। ऑप्शन फर्स्ट है मध्य प्रदेश, ऑप्शन 2 झारखंड, ऑप्शन 3 है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 4 है राजस्थान। तो बीवर के नाम से किस राज्य में जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश, एमपी में बीवर के नाम से जाना जाता है। आरआरबी 2021 में ये प्रश्न बना हुआ है। एक बार आरआरबी ने झारखंड में पूछा था कि कर्तन दहन कृषि की प्रणाली को झारखंड में किस नाम से जानते हैं। तो झारखंड का साथ में आपको याद रखना है किस नाम से, कुरुवा। कुरुवा के नाम से कर्तन दहन कृषि को झारखंड में जाना जाता है। इस वीडियो के माध्यम से 50 एमसीक्यू प्रश्न करवाए जाएंगे। साथ में आप भी ट्राई क्या करोगे 50 में से आपके कितने सही रहे। प्रश्न संख्या 3, विटिकल्चर के द्वारा निम्न में से किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है? ऑप्शन फर्स्ट है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 2 महाराष्ट्र, ऑप्शन 3 है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन 4 है बिहार। तो विटिकल्चर के द्वारा किस राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है? महाराष्ट्र में होता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 4, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट आगरा में, ऑप्शन 2 झांसी में, ऑप्शन 3 है कानपुर में, ऑप्शन 4 है लखनऊ में। तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? झांसी में है। ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 5, फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? ऑप्शन फर्स्ट है नाबार्ड, ऑप्शन 2 है सीएसीपी, ऑप्शन 3 है नीति, ऑप्शन 4 है एफसीआई। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा कौन सा निकाय करता है, कौन सा आयोग? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा, सीएसीपी। इसके फुल फॉर्म क्या होता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग की स्थापना की गई, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है, मूल्य आयोग। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सी केवल रबी की फसल है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है गेहूं और ज्वार, ऑप्शन 2 धान और कपास, ऑप्शन 3 है मक्का और मटर, ऑप्शन 4 है जौ और चना। तो रबी की पूछी है तो जौ और चना ये रबी की फसल है। प्रश्न संख्या 7, हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किस फसल की अधिक उपज देने वाली किस्मों के कारण फसल क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि हुई? किस फसल की किस्म के कारण अधिक वृद्धि हुई है ये बताना। ऑप्शन फर्स्ट गन्ना, ऑप्शन 2 तिलहन, ऑप्शन 3 दाल, ऑप्शन 4 है गेहूँ। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा, गेहूँ। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर भारत में रबी के मौसम से संबंधित है? इसमें से रबी के मौसम में कौन सी बोई जाती है उत्तर भारत में ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है चावल, ऑप्शन 2 जौ, ऑप्शन 3 है ज्वार, ऑप्शन 4 है मक्का। तो रबी की फसल कौन सी है? जौ है। ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। और ये तीनों फसलें हैं, ये कौन सी है? ये खरीफ की फसल है। खरीफ यानी बारिश के टाइम में बोई जाती है और ये शरद ऋतु में बोई जाती है। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से किस प्रमुख भारतीय फसल को उच्च तापमान क्या उच्च होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से सेंटीग्रेड से ऊपर और उच्च आर्द्रता भी होनी चाहिए की आवश्यकता होती है? कौन सी फसल है? गेहूँ, ऑप्शन 2 मटर, ऑप्शन 3 चावल, ऑप्शन 4 है चना। तो उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता के लिए कौन सी फसल है? चावल। प्रश्न संख्या 10,
निम्नलिखित में से कौन सा सही हरित क्रांति का लक्ष्य नहीं है इसमें से? ऑप्शन फर्स्ट है खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, ऑप्शन 2 फसल उत्पादन में वृद्धि, ऑप्शन थर्ड है सिंचाई का विस्तार, ऑप्शन फोर्थ है उर्वरक का प्रयोग। तो इसमें सिंचाई का विस्तार है, ये हरित क्रांति का उद्देश्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन थर्ड है मीथेन, ऑप्शन फोर्थ है आर्गन। तो हरित गृह गैस कौन सी नहीं है? आर्गन हरित गृह गैस नहीं है। आर्गन क्या है? ये अक्रिय गैस है, हरित गृह गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन ये हरित गृह गैसें हैं। अगर चैनल पे फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। प्रश्न संख्या 12, शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? ऑप्शन फर्स्ट है नाइट्रोजन, ऑप्शन 2 कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन थर्ड है मीथेन, ऑप्शन फोर्थ है सल्फर डाइऑक्साइड। तो शनि ग्रह के वायुमंडल में इन ऑप्शन में से सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? मीथेन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट रहेगा। यूपीपीसीएस 2022 में प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न संख्या 13, ज्वालामुखी से निकलने वाली गंधक वाष्प से प्राय सेलों पर क्या परपटी बनती है? यह प्रक्रिया किसका उदाहरण है? ऑप्शन फर्स्ट है संघनन, ऑप्शन 2 अक्षेपण, ऑप्शन थर्ड निक्षेपण, ऑप्शन फोर्थ है वाष्पन। तो गंधक वाष्प से सेलों पर परपटी बनना यानी कि गैस से वापस ठोस में परिवर्तित होना डायरेक्ट क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है इसमें से? ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है जल में शर्करा का घुल जाना, ऑप्शन 2 है बर्फ का पिघलना, ऑप्शन थर्ड है क्रिस्टल, ऑप्शन फोर्थ है दूध का खट्टा हो जाना। तो रासायनिक परिवर्तन वो होता है जैसे नए पदार्थ का किसी का निर्माण होता है, रंग में परिवर्तन, गैस में का निकलना, ये रासायनिक परिवर्तन के चिन्ह होते। तो आप बता सकते हो इसमें से दूध का खट्टा हो जाना यानी कि नए पदार्थ का निर्माण हो रहा, दूध का दही में परिवर्तित होना, ये रासायनिक परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तन में किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, वापस उस पदार्थ से पहले वाले पदार्थ में परिवर्तन भी हो सकता है। प्रश्न संख्या 15, विषम का पता लगाइए। ऑप्शन फर्स्ट है सीमेंट की सेटिंग, ऑप्शन 2 कोयले का जलना, ऑप्शन थर्ड फल का पकना, ऑप्शन फोर्थ है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन 5 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ये तीनों ऑप्शन हैं, ये रासायनिक परिवर्तन के हैं, तो तीनों सम्मिलित हैं। तो विषम इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर 5 राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 16, कोयले का जलना खाली जगह का एक उदाहरण है। कोयले का जलना या कोयले का दहन किसका उदाहरण ये बताना। ऑप्शन फर्स्ट है वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन 2 संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन थर्ड है विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन फोर्थ है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो कोयले का जलना किसका उदाहरण है? ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। कोयला कार्बन प्लस जलना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये क्या है? कोयले का दहन है। और ये कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया उसे कहते हैं जिससे एक से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। किसे? एकल उत्पाद। याद रखना, एकल उत्पाद, एक से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा एक ठोस पदार्थ सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है निक्षेपण, ऑप्शन 2 संलयन, ऑप्शन थर्ड है वाष्पीकरण, ऑप्शन फोर्थ है ऊर्ध्वपातन। तो डायरेक्ट ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है ऊर्ध्वपातन क्रिया द्वारा, जैसे कपूर। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक पिगमेंट नहीं है इसमें से? ऑप्शन फर्स्ट है जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन 2 चौक खड़िया, ऑप्शन थर्ड है सफ़ेद शीशा, ऑप्शन फोर्थ है सिलिका। तो इसमें से वर्णक कौन सा नहीं है? सिलिका राइट ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 19, पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन उसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण है। ऑप्शन फर्स्ट है क्रिप्टन, ऑप्शन 2 मिट्टी का तेल, ऑप्शन थर्ड कार्बन स्टील, ऑप्शन फोर्थ है उपरोक्त में से एक से अधिक। जो पदार्थ है उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन उसका निश्चित एक आयतन होता है। ये पदार्थ के बारे में कहा गया। तो इसका उदाहरण कौन सा? जैसे मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल है, उसका आयतन निश्चित है।
आप किसी भी बर्तन में लोगे तो उस बर्तन का आकार ले लेगा, आकार निश्चित नहीं है लेकिन उसका आयतन निश्चित रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 20, मिश्रण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है विलेन के बड़े अवयव को विलायक कहते हैं, सही है। ऑप्शन 2 है विलेन के छोटे अवयव को विलय कहते हैं, यह भी सही है। ऑप्शन 3 है विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है, ये भी सही है। ऑप्शन 4 है कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है, इसके कणों का आकार बहुत बड़ा होता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 21, क्लोराइड आयन किसका सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है पूछा है। ऑप्शन फर्स्ट है पोटेशियम प्लस, पोटेशियम धनायन है तो इसका सम इलेक्ट्रॉनिक समान है। ऑप्शन 2 मैग्नीशियम प्लस 2 का आयन के रूप में है। ऑप्शन 3 है सल्फर। ऑप्शन 4 है फास्फोरस। तो सम इलेक्ट्रॉनिक कौन सा नहीं है? मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा, क्योंकि इसमें प्लस का आयन है 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है लेकिन ये इसके सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। प्रश्न संख्या 22, एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 35 है। परमाणु के बोर मॉडल पर आधारित इसके संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की सही संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी? किसके अनुसार? बोर मॉडल के अनुसार उसके संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी ये बताना। ऑप्शन फर्स्ट है 1, ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 है 5, ऑप्शन 4 है 7। ऑप्शन 4 राइट रहेगा, 7 होगी। प्रश्न संख्या 23, एम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में 18 दे, ऑप्शन 2 में 2, ऑप्शन 3 में 8 और ऑप्शन 4 में है 1। तो एम कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? एम कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18 हो सकते हैं। जैसे कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2n²। क्या होता है? 2n²। n यहाँ पे कक्षों की संख्या होती है, जैसे k, l, m और n। k एक प्रथम कक्ष है, प्रथम कोष है, द्वितीय, तृतीय और चौथा। तो इसमें n की जगह इनका मान रखना है। तो 2 इंटू जैसे k में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो n की जगह 1 रखना है, 1 का स्क्वायर इजिकल टू 2। यानी कि आप k कक्ष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। कितने रख सकते हो? 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। उसी तरह आप l में अगर रखना चाह रहे हो तो l में कितने, l कोष दूसरा है तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो 2 इंटू 4 इजिकल टू 8। यानी कि आप L कक्ष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। उसी प्रकार अगर M के निकालना चाह रहे हो आप, तो M कौन सा कक्षक है? तीसरा कक्षक है। तो N की जगह आपको 3 रखना है, 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। तो 2 इंटू 9 इजिकल टू 18। कितने हो जाएंगे? 18। इसी तरह आप M, N सबके निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है 2n²। प्रश्न संख्या 24, संख्या संगठन का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन फर्स्ट है परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या है। ऑप्शन 2 है, ऑप्शन दूसरा कथन कौन सा है? युग्म द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग होता है। ये दोनों कथन सही है। तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा। 1 और 2 दोनों सही है। प्रश्न संख्या 25, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, उसको अलग करना है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। ऑप्शन 2, एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। ऑप्शन 3 है नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है। ऑप्शन 4 है नाभिक का केंद्र धनावेशित होता है, जिसमें नाभिक कहा जाता है। तो इसमें से गलत कौन सा है? सही नहीं है, उसको गलत करना है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में
काफ़ी ज़्यादा होता है, ये गलत है। नाभिक का आकार परमाणु का आकार की तुलना में काफ़ी छोटा होता है। जैसे ये परमाणु है तो नाभिक उसके सेंटर बिंदु केंद्र बिंदु होता है, तो इसका आकार छोटा होता है, ये नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक। और ये परमाणु, तो परमाणु क्या है? इसका केंद्र बिंदु है नाभिक। प्रश्न संख्या 26। 1911 में अल्फा क्षय के अर्ध काल और उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा के बीच में एक प्रयोग सिद्ध संबंध किसने खोजा था? अल्फा क्षय और अर्ध काल के उत्सर्जित अल्फा कणों के बीच में ऊर्जा के बीच का एक प्रायोगिक संबंध स्थापित किया था, वो किसने खोजा था? ये बताना। ऑप्शन फर्स्ट है चैडविक और लॉरेंस, ऑप्शन 2 सोडी और एस्टन, ऑप्शन 3 है फर्मी और मिटनेर, ऑप्शन 4 है गीगर और नट्टल ने। तो इनके बीच में संबंध किसने खोजा था? ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा, गीगर और नट्टल ने। प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित में से किसके समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है कोबाल्ट, ऑप्शन 2 निकेल, ऑप्शन 3 है एल्यूमिनियम, ऑप्शन 4 है आयरन। एसएससी 2022 में प्रश्न पूछा गया और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जामों में ये रिपीट हुआ प्रश्न है, तो याद रखना। कैंसर के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? कौन से समस्थानिक का? कोबाल्ट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा कोबाल्ट 60। किसका? कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 28। निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक यौगिक है इसमें से? ऑप्शन फर्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन 2 है सोडियम नाइट्राइड, ऑप्शन 3 है सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन 4 है जिंक सल्फाइड। तो इसमें से सहसंयोजक यौगिक पूछा है तो कौन सा है? सिलिकॉन कार्बाइड हो जाएगा सहसंयोजक यौगिक है। इसके अलावा ऑप्शन में दूसरे भी मिल सकते हैं सहसंयोजक यौगिक, जैसे यूरिया। यूरिया में कौन सा होता है सहसंयोजक यौगिक है? यूरिया भी। अमोनिया, यूरिया अमोनिया। हाइड्रोजन क्लोराइड, कौन सा? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसमें से ऑप्शन में आपको कोई भी मिल सकता है। प्रश्न संख्या 29। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षारक दोनों से क्रिया करके, दोनों के साथ में अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नमक और जल बनाते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ में अभिक्रिया करते हैं और नमक और लवण का जल का निर्माण करते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के इसमें उदाहरण कौन कौन से हैं ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन 2 है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड, ऑप्शन 3 है कॉपर ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन 4 है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण कौन से? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और Zn ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड, ये दोनों उभयधर्मी ऑक्साइड है जो अम्ल और क्षारक दोनों के साथ में अभिक्रिया करते हैं और किसका निर्माण करते हैं? नमक और जल का निर्माण करते हैं। तो ये उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 30। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर खाली जगह गैस मुक्त करते हैं। तो जो धातु कार्बोनेट होते हैं किन से अभिक्रिया कर कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 2 कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन 3 है हाइड्रोजन, ऑप्शन 4 है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो अम्ल है वो धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके किसका निर्माण, कौन सी गैस का निर्माण करते हैं, कौन सी गैस मुक्त होती है ये बतानी है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कोई अम्ल है, क्या रिएक्शन होती है? अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट। जैसे धातु कार्बोनेट कोई भी ले लिया, जैसे सोडियम कार्बोनेट ले लिया आपने, धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट, ये जब अभिक्रिया करेंगे दोनों आपस में तो किसका निर्माण करेंगे? एक तो लवण बनेगा, लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनेगा और एक जल का निर्माण होगा H2O, इनका निर्माण होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो, जैसे अम्ल को ले लिया मैंने HCl, कौन सा ले लिया? HCl अम्ल ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और धातु कार्बोनेट
सोडियम कार्बोनेट ले लिया Na2CO3। जब इनकी अभिक्रिया करवाई तो सोडियम क्लोराइड बना, ये क्या है, लवण है NaCl, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। तो ये रिएक्शन होती है, तो कौन सी गैस मुक्त हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड। यही आपको प्रश्न में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से कौन सा रोग किसी संक्रमित व्यक्ति के मुंह अथवा नाक से निकलने वाली सूक्ष्म बूंदों से नहीं फैलता है। ये कौन सा, ऑप्शन फर्स्ट है निमोनिया, ऑप्शन 2 कोविड-19, ऑप्शन 3 है HIV एड्स, ऑप्शन 4 है यक्ष्मा। तो इसमें से मुंह या नाक से निकलने वाली सूक्ष्म बूंदें, आप खांसते वगैरह तो उनसे कौन सा रोग नहीं फैलता है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट है। HIV एड्स ऐसे नहीं फैलता है मुंह या अथवा नाक से निकलने वाली सूक्ष्म बूंदों से। इसके अलावा 3 रोग है ये फैलता है, और ये UPSC SC 2021 में प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 32, एक कोशिकीय जीवों की जीवन प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में ऐसे कौन सा कथन सही नहीं है। गलत कथन को आपको अलग करना है। ऑप्शन फर्स्ट है, इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए पृथक अंग की आवश्यकता होती है। ऑप्शन 2 है, श्वसन के लिए पृथक अंग की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन 3 है, इन जीवों द्वारा अपशिष्ट उत्सर्जन सामग्री उत्पन्न की जाती है। ऑप्शन 4 है, ये बाह्य वातावरण के संपर्क में बने रहते हैं। तो आपको गलत अलग करना है, कौन सा कथन गलत है, सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा, इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए पृथक अंग की आवश्यकता होती है, ये गलत है। उनको पृथक अंग की आवश्यकता नहीं होती है। ये रसदानियों के रूप में फैगोसाइटोसिस क्रिया द्वारा अपना भोजन ग्रहण कर लेता है। एक कोशिकीय जीव होते हैं ये, तो इन्हें पृथक अंग की आवश्यकता नहीं रहती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, आपके पढ़ाई में आपको हेल्प मिली हो स्टडी में, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से किस जीव में इसके जीवन चक्र के किसी भी अवस्था में पृष्ठरज्जु नोटोकॉर्ड नहीं होती है, पृष्ठरज्जु नोटोकॉर्ड होती है, वो किस जीव में पूरे जीवन चक्र में उसमें अनुपस्थित रहती है, ये बताना। ऑप्शन फर्स्ट है ओलोथुरिया, ऑप्शन 2 है हर्डमानिया, ऑप्शन 3 है उड़न मेन, ऑप्शन 4 है सैलामेंडर। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा, होलोथुरिया है, उसमें पूरे जीवन चक्र में पृष्ठरज्जु नोटोकॉर्ड अनुपस्थित रहती है। प्रश्न संख्या 34, पौधे के द्वारा ली जाने वाली नत्रजन का रूप है, नत्रजन यानी नाइट्रोजन, किस रूप में पौधे ग्रहण करते हैं, ये बताना है। कौन से, नाइट्रोजन। नत्रजन आए तो आपको याद रखना है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं, ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है क्लोराइड, ऑप्शन 2 ऑक्साइड, ऑप्शन 3 नाइट्रेट, ऑप्शन नाइट्रिक अम्ल। तो इसमें पौधे हैं किस रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 35, मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग है। ऑप्शन फर्स्ट है टिक्का, ऑप्शन 2 आर्द्र पतन, ऑप्शन 3 है चूर्णित आसिता, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो मूंगफली का सबसे अत्यधिक हानिकारक रोग कौन सा है, टिक्का, ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 36, भारत में उचित पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई है। ऑप्शन फर्स्ट है 25%, ऑप्शन 2 27%, ऑप्शन 3 है 30%, ऑप्शन 4 है 33% तो भारत में उचित पारिस्थितिक संतुलन बना रहे, इसके लिए कितनी भूमि वन से आच्छादित, वनों से ढकी होनी चाहिए, वन होने चाहिए लगभग तो 33% के आसपास होने चाहिए, ये सिफारिश की गई है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में बना हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 37, एक स्वपोषी जीव के कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकताओं को खाली जगह द्वारा पूरा किया जाता है। कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकता कैसे पूरा करेगा कोई स्वपोषी जीव, जैसे पेड़ पौधे हो गए। तो ऑप्शन फर्स्ट है ग्लाइकोजिनेशन, ऑप्शन 2 प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन 3 गमन, ऑप्शन 4 है श्वसन। तो कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकता को कैसे पूरा करें, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वपोषी जीव पूरा करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा।
प्रश्न संख्या 38 है, इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है? कौन सा किसका जनक है? आधुनिक वनस्पति विज्ञान बॉटनी का जनक किसे कहते हैं, ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है जी मेंडल, ऑप्शन टू लुई पास्चर, ऑप्शन थर्ड है कार्ल लिनियस, ऑप्शन फोर्थ है एडवर्ड जेनर। तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन थर्ड राइट रहेगा। कार्ल लिनियस को आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। आरआरबी 2021 में ये प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में से किस पादप उत्तक में वृहद वायु अवकाश होता है? यानी कि बीच में वायु कोश होते हैं, बीच में गैप होता है, वायु अवकाश उपस्थित होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है दृढ़ोत्तक, ऑप्शन टू विभज्योत्तक, ऑप्शन थर्ड कश्लेषोत्तक, ऑप्शन फोर्थ है वायुत्तक। तो जो वायुत्तक एरोत्तक होते हैं, एरो टिश्यू होते हैं, उसमें बीच में वायु अवकाश होता है। ऑप्शन फोर्थ राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है धनात्मक प्रकाशानुवर्ती प्ररोह, ये सही है। जो प्ररोह है उसकी गति प्रकाश के अनुवर्ती होती है, तो ये सही है। जैसे आपने देखा होगा प्ररोह यानी कि पौधे का ऊपर वाला भाग है, जैसे वो वृद्धि करता है तो जिस साइड से प्रकाश आती है उसी साइड में वो वृद्धि करता है, तो धनात्मक प्रकाशानुवर्ती सही ऑप्शन है। ऑप्शन टू है धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती मूल, यानी गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगता है और जो मूल है वो भी नीचे की ओर वृद्धि करती है, तो ये भी सही है। रसायन अनुवर्ती पराग नलिका, पराग नलिका होती है ये रसायन अनुवर्ती कार्य करती है, तो ये भी सही है। ऑप्शन फोर्थ है जलानुवर्ती पुष्प, ये गलत है, तो आपको सुमेलित नहीं है, ये अलग करना, तो ऑप्शन फोर्थ राइट रहेगा। यूपीएससी एसी 2021 में प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न संख्या 41, वनस्पतिक कोशिकाओं में ऑप्शन फर्स्ट है केंद्रक को झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन फर्स्ट है केंद्रक में झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हरित लवक क्लोरोप्लास्ट चारों ओर से उनकी झिल्ली से घिरे रहते हैं। ऑप्शन टू है केंद्रक और हरित लवक पृथक रूप से अपनी अपनी झिल्ली से घिरे रहते हैं। ऑप्शन थर्ड है केंद्रक चारों ओर से झिल्ली से घिरा रहता है, लेकिन हरित लवक को इसकी आवश्यकता नहीं होती है। और ऑप्शन फोर्थ है केंद्रक और हरित लवक दोनों किसी झिल्ली से घिरे हुए नहीं होते हैं। इसमें यहाँ पर दो की बात चल रही है, केंद्रक और हरित लवक, तो इनमें दोनों में पृथक से झिल्ली होती है, दोनों पृथक पृथक अपनी झिल्ली से घिरे रहते हैं। ऑप्शन नंबर टू राइट रहेगा, बाकी के सारे गलत ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 42, जब कोई प्राणी कोशिका जल के किसी कम सांद्रता वाले, कैसा है जल, कम सांद्रता वाला जल है, अगर माध्यम में उसको घिरा हुआ हो तब निम्नलिखित में से क्या परिणाम होगा, ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है कोशिका से जल की हानि होगी। ऑप्शन टू है जल के संचलन में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऑप्शन थर्ड है कोशिका में जल की वृद्धि होगी। ऑप्शन फोर्थ है कोशिका फूल जाएगी। अगर जो जल है वो कम सांद्रता वाला है और उसमें अगर आप प्राणी कोशिका को रखते हो तो जल कोशिका के जल से हानि होगी, कोशिका सिकुड़ जाएगी। ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रसधानी वैक्यूल्स के बारे में सही नहीं है? आपको गलत को अलग करना है। पादपों में एक बड़ी केंद्रीय रसधानी होती है जो कुल आयतन कितना होता है, लगभग 90% घेर सकती है। ऑप्शन टू है वनस्पति कोशिकाओं में रसधानी स्फीति और दृढ़ता प्रदान करती है। ऑप्शन थर्ड है अमीबा में रसधानी की पोषण में भूमिका होती है। ऑप्शन फोर्थ है जंतु कोशिकाओं में रसधानी नहीं होती है, तो इसमें गलत करना है। तो ऑप्शन फर्स्ट है पादपों में एक बड़ी केंद्रीय रसधानी होती है जो कुल आयतन का 90% घेर सकती है, ये सही ऑप्शन है। ऑप्शन टू वनस्पति कोशिकाओं में रसधानी स्फीति और दृढ़ता प्रदान करती है, ये भी कथन सही है। ऑप्शन थर्ड का है अमीबा में रसधानी के पोषण में भूमिका होती है, ये भी सही है। अमीबा जो भोजन होता है वो रसधानी के रूप में
होता है, किसी भी कोई भी जीव है उसको ग्रहण करके राजधानी में कन्वर्ट करके अंदर लेता है। तो ऑप्शन थर्ड भी राइट है। ऑप्शन फोर्थ है जंतु कोशिका में राजधानी नहीं होती है, ये गलत है। क्यों? जंतु कोशिका में राजधानी होती है लेकिन छोटी होती है, अनुपस्थित नहीं रहती है, तो ये गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति के योग्य बनाता है? स्व प्रतिकृति के योग्य बनाता है, ऐसा कौन सा लक्षण है ये बताना। ऑप्शन फर्स्ट केवल डीएनए की उपस्थिति, ऑप्शन टू है आरएनए की अनुपस्थिति, ऑप्शन थर्ड है डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति, ऑप्शन फोर्थ है उपयुक्त में से एक से अधिक। जो क्लोरोप्लास्ट है, हरित लवक है, उसका अपना डीएनए होता है। क्या होता है? अपना डीएनए होता है, और इसकी वजह से वो अपने स्वयं के प्रतिकृति बनाने योग्य है। कोशिकांगों में दो ही है, एक तो क्लोरोप्लास्ट हो गया, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। इन दोनों के कोशिकांगों के पास में अपना स्वयं का डीएनए होता है। किसके पास में? माइटोकॉन्ड्रिया। इन दोनों के पास में अपना स्वयं का डीएनए होता है और ये स्व प्रतिकृति बनाने के योग्य है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 45, यीस्ट में जनन की प्रक्रिया से होता है। ऑप्शन फर्स्ट है बीजाणु गठन, ऑप्शन टू मुकुलन, ऑप्शन थर्ड है निषेचन, ऑप्शन फोर्थ है खंडन। तो यीस्ट में जनन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? ये मुकुलन विधि द्वारा होता है। मुकुलन क्या है? ये अलैंगिक जनन की एक विधि है। अलैंगिक कौन सा है? अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसमें हल्का सा एक मुकुल उबार निकलता है और धीरे धीरे वो पूरे जीव से अलग होकर नए जीव का निर्माण करता है। तो ऑप्शन नंबर टू राइट रहेगा। कोशिका विभाजन के खाली जगह मुख्य प्रकार, कोशिका विभाजन मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है ये बताना है। तो ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है 4, ऑप्शन थर्ड 2 है, 3 प्रकार का, ऑप्शन थर्ड है 5 प्रकार का, ऑप्शन फोर्थ है 2 प्रकार का। मुख्य रूप से कोशिका विभाजन होता है 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। ऑप्शन फोर्थ राइट रहेगा। अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन। कौन कौन सा? अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन मुख्य रूप से 2 प्रकार का ही होता है। प्रश्न संख्या 47, एमआरएनए से जुड़े राइबोसोम्स के एक समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है पॉलीसोम्स, ऑप्शन टू मोनोमर, ऑप्शन थर्ड है पॉलीमर, ऑप्शन फोर्थ है पॉलीपेप्टाइड। तो एमआरएनए के से जुड़े जो राइबोसोम का एक समूह है उसे क्या कहा जाता है? पॉलीसोम्स कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 48, उस विकल्प की पहचान करें जो प्राक केंद्र की कोशिकाओं का वर्णन नहीं करता है। ऑप्शन फर्स्ट है शुक्राणु, ऑप्शन टू नीलहरित शैवाल, ऑप्शन थर्ड है कवक द्रव्य, ऑप्शन फोर्थ है प्लूरोनिमोनियासम सूक्ष्मजीव। तो प्राक केंद्र की यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका, इनमें से का वर्णन कौन सा नहीं है? शुक्राणु। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका नहीं है, यूकैरियोटिक कोशिका है मानव शरीर के, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 49, प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ये पहचानना है। ऑप्शन फर्स्ट है झिल्ली युक्त कोशिकांग अंगक उपस्थित होते हैं, ऑप्शन टू है उसके पास अंगक के रूप में केवल बहुत छोटे राइबोसोम होते हैं, ऑप्शन थर्ड है उनके गुणसूत्र केवल न्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं, ऑप्शन फोर्थ है उनका आकार आमतौर पर 1 से 10 मिलियन की सीमा में होता है। तो प्रोकैरियोटिक सही नहीं है और गलत को अलग करना है, तो ये गलत है ऑप्शन फर्स्ट कि झिल्ली युक्त कोशिकांग अंगक इसमें उपस्थित होता है, ये गलत है। झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में। झिल्ली युक्त कोशिकांग किस में होते हैं? ये यूकैरियोटिक कोशिका में होते हैं। किस में होते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित रहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा इस प्रश्न का। आज का लास्ट प्रश्न, पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से भिन्न होती हैं क्योंकि उनमें कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त परत होती है। किसमें अतिरिक्त परत होती है? पादप कोशिकाओं में, जिसे खाली जगह कहा जाता है, परत के रूप में पाई जाती है। तो ऑप्शन फर्स्ट है रिक्तिका, ऑप्शन टू कोशिका द्रव्य, ऑप्शन थर्ड है हरित लवक, ऑप्शन फोर्थ है कोशिका भित्ति। तो जंतु कोशिका में अतिरिक्त परत कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है। ये जंतु पादप कोशिका में होती है। किसमें होती है? पादप कोशिका में उपस्थित रहती है और जंतु कोशिका में अनुपस्थित रहती है कोशिका भित्ति।
कोशिका झिल्ली दोनों में रहती है। कौन सी? याद रखना, कोशिका झिल्ली दोनों में उपस्थित रहती है, कोशिका झिल्ली। लेकिन कोशिका भित्ति और पादप कोशिका में होती है। ऐसे प्रश्न देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।